हेलो फ्रेंड्स, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेईई 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 25 मई 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप उसी एग्जाम के पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करें। नहीं, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए आप सबके प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए और उसके कंसेप्ट को समझिए, है ना। तो आपको अपनी पढ़ाई के बारे में पता चलेगा कि आपको जो है किस इस जो है कितना आपने पढ़ा हुआ है, और दूसरा ये जानकारी मिलेगी अभी आपको क्या क्या कवर करना है और कितनी डेप्थ में चीजों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दो चचेरे भाइयों की आयु का योग 35 है। 35 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है और उनकी आयु का योग दिया 35 वर्ष, है ना। 10 साल पहले का रेशो दिया हुआ है उनका 2 और 1 का। तो क्या करेंगे कि जो उनकी आयु का योग इस समय है 10 वर्ष पहले, इसकी इनकी आयु का योग भी जो है 10-10 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? 20 घट जाएगा, 15 बचा, है ना। तो 10 साल पहले उनकी आयु का योग कितना हो गया? 15। ये 2x हो गया, ये x हो गया, है ना। तो आयु का योग है तो हम इसको भी जोड़ देंगे रेशो को, कितना हो जाएगा? 3x। ये बराबर है 15 के। x से काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? आएगी 5। ठीक है, पूछा गया उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। तो 10 साल पहले का जो रेशो है उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10, है ना। 2x हो गया, 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा और इसमें 5 हो गया। तो उनकी जो आयु आई है 10 और 5 आई है, लेकिन ये आई 10 साल पहले की आयु। वर्त पूछा गया वर्तमान है तो 10 साल इनकी बढ़ जाएगी उम्र, कितना हो जाएगा? 20 और ये 15। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने के लिए नहीं दिया गया है, इसको छोड़ने के लिए दिया गया। अगर आप इसमें उलझेंगे तो निश्चित रूप से अपने 5-6 क्वेश्चन जो कर सकते थे आप उसको जो है आप नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से ये बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। आप सोल्व, ऐसा नहीं है कि आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो बेहतर है कि ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दें और अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसको सोल्व करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी एम वन एम इसे m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक का द्रव्यमान, है ना, दोनों वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना कर दे, चाहे हम m1 का दोगुना कर दे चाहे m2 को दोगुना कर दे, तो क्या होगा कि जो है अगर हम m1 को दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगा, m1 m2 बटे आर स्क्वायर। किसका? पहले का दोगुना हो जाएगा, दोगुना f। ठीक है, तो जो नया फोर्स आएगा वो पहले का दोगुना होगा। तो चेक करें क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के 4 गुना नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परांदा शहर ग्रीक लेक पर स्थित है। ठीक है, अकरम शहर परांदा के पश्चिम में स्थित है। तो ये परांदा हो गया और इसके पश्चिम में अकरम शहर स्थित है। अकरम शहर इसके इस पश्चिम में स्थित हो गया। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? तोखड़ा शहर अकरम शहर के पूर्व में है। तोखड़ा शहर अकरम के पूर्व में है लेकिन परांदा शहर के पश्चिम में है। तो परांदा ये रहा और परांदा के पश्चिम में जो है तोखड़ा होगा। और ये भी कहा है कि तोखड़ा के पूर्व में अकरम है ना। तो तोखड़ा ये इस साइड ही होगा। तोखड़ा हम लिख लेते हैं, ये हो गया तोखड़ा। तोखड़ा के पूर्व में हो गया अकरम, और लिख देते हैं इसे अकरम। ठीक है, और ये जो है
परांदा जो है इसके पश्चिम में हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कोकरन शहर बोखड़ी शहर के पूर्व में है। बोखड़ी किधर है नहीं पता, कोकरन किधर है नहीं पता। लेकिन तोखड़ा और अकरम शहर के पश्चिम में स्थित है। तोखड़ा ये रहा और अकरम शहर के पश्चिम में कौन है, कोकरन शहर है। कोकरन शहर, और कोकरन शहर बोखड़ी शहर के पूर्व में है ना। तो बोखड़ी शहर के पूर्व, बोखड़ी इधर हो गया, बोपड़ी। बोपड़ी शहर के पूर्व में कोकरम हो गई, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। यदि वे सभी जिले एक ही जिले में, यदि वे सभी एक ही जिले में है तो कौन सा शहर सुदूर पश्चिम में स्थित है। सुदूर पश्चिम में बोला गया, देखिए ये जो हमने यहाँ से लिया था ये पश्चिम पश्चिम पश्चिम, तो सुदूर सबसे कौन सा है पश्चिम में, यह आया बोपड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। देखिए बीज से जो है तेल निकलता है ना, तो क्या होगा, अयस्क से धातु निकलती है, अयस्क। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 140 किलोमीटर और 145 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। समानांतर पटरियों पर यदि वे एक ही दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, है ना। एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो क्या होगा, इनकी जो स्पीड होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब एक ही दिशा में चलने तो इनकी स्पीड जो है, इन दोनों का अंतर होगा, दोनों स्पीड का अंतर कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों का योग, दोनों ही ट्रेनों की लंबाई का। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मिलेगी हमें 5 किलोमीटर, इसको देखिए ये जो है मिनट किलोमीटर घंटा में है और हमारे पास ये मीटर में है, समय सेकंड में निकाला, तो इसे हम क्या करेंगे कि मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लें, कैसे, 5 × 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो टी निकालना है तो टी ऊपर आ जाएगा, डी बटा हो जाएगा स्पीड। डिस्टेंस क्या है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 350। डिस्टेंस हुआ 350, स्पीड हमारी निकल गई 5 × 5 = 25, ऊपर हो जाएगा ये 18 है ना, ये बटे में आएगा तो उसको ले जाएंगे ऊपर। 25 से डिवाइड करें तो ये 25 से एक बार में जाएगा और 10 बचेगा, एक जीरो पहले से, तो 25 चौके 100, 14 की 18 से गुणा कर दे, 14 × 18 है ना, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, 2 8 1 3 11, इसके गुणा कर दें 14 आएगा, 2 5 2, 2 5 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है, वो होती है 0.1 सेकंड की। इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय, रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है, वो होता है प्रकाश के पर नहीं, ये होता है वायुमंडल के अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो है अलग अलग डेंसिटी की गैसें होती हैं, है ना, तो गैसें जो है लाइट जो है अलग अलग मीडियम से प्रवेश करती है ना, तो क्या होता है, अलग अलग डेंसिटी की वजह से उसकी स्पीड घटती और बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें जो है तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ टोमिस्लाव से सम्मानित किया, वो किया था क्रोएशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को करने में पी क्यू आर एस को की कार्य क्षमताओं का अनुपात ये है, ये पी का है, ये क्यू का है, ये आर का है, ये एस की कार्य क्षमताएं होंगी। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 रुपये, तो किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली।
देखिए सबसे ज्यादा राशि किसे मिलेगी, जिसका रेशो बड़ा होगा। रेशो सबसे बड़ा क्या है, 5 का। तो आर को सबसे ज्यादा राशि मिली होगी, तो 5 कितने में से, इन सबको जोड़ देंगे, है ना। 3 2 5, 5 और 5 10 और 4 14। तो इसका हमें अमाउंट निकालना, 4200 को 4200 की इससे निकाल लेंगे। 14 से ये 3 बार में चला जाएगा और ये इसकी गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 1500। तो जो है आर को जो है 1500 रुपये मिलेंगे। हाँ, आर ऑप्शन ए, रुपये 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा। देखिए दो असहभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे कि हो गई 2 और 3, ये दो असहभाज्य संख्याएं हो गई, है ना। मतलब दो सह अभाज्य संख्या होगी, ये भाज्य नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे से कोई भाज्य नहीं हो रही है, इसमें कोई संख्या नहीं है, और दूसरी सहभाज्य हो गई, है ना, सह हो गया, सह अभाज्य। तो इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे में अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो वो आएगा 1। ठीक है, हम कोई और संख्या ले लें, जैसे कि ले लें 7 ले लीजिए और ले लीजिए 11। अब देखिए ये भी एक आपस में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक दूसरे को काट सके, तो ये जो हो गई सह अभाज्य संख्या हो गई। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका भी एक ही आएगा। तो कहने का मतलब है दो सह अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एक ही रहता है, और उनका जो गुणनफल होता है वो एलसीएम होता है। कल को ये पूछ ले दो असहभाज्य का गुणनफल 117 है तो एलसीएम बताइए, तो एलसीएम वो यही होगा। ठीक है, और एचसीएफ उनका हमेशा एक ही रहेगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम पूरब की ओर मुंह किए हुए है। ये है राम, ये पूरब की ओर मुंह किए हुए है, और रवि राम की ओर मुंह किए हुए है। तो रवि इधर मुंह करा हुआ है, ये रवि हो गया कि मुंह किए हुए उसकी ओर चलता है, तो चल भी रहा है। ठीक है, रवि जो है बाईं ओर मुड़ता है। देखिए मुंह इधर है तो बाईं तरफ, ये बायां इधर हो जाएगा, तो ये बाईं ओर इधर मुड़ गया। रवि अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, देखिए डायरेक्शन निकाले तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, नीचे की तरफ हो गया तो ये साउथ हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सर्कल बना लेते हैं। वृत्त है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच का नंबर 8 होता है, तो हमें पता चल गया 8 लोग हैं ये। वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब क्या कह रहा है, बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, और एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पहले बी और एफ का निकाल लें। बी एफ के दाईं ओर है, एफ को हम इधर बैठा दे तो एफ का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, कितने, तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे बी बैठा हुआ है। ठीक है, और और कह रहा है कि तीसरे स्थान, ये हो गया, और एच के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है, बी की बात कर रहा है कि बी जो है एच के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एच एच का अगर कहीं इधर बैठे तो बायां इसका इधर बैठेगा, है ना। एच कहीं भी होगा तो बायां उसका इस साइड होगा। तीसरे स्थान पर तो पहला दूसरा तीसरा, तो एच यहाँ पे होगा, तो एच का बायां इधर हो जाएगा, ये पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर भी हो गया, ये हमारी 3 पोजीशन आ गई। ठीक है, अब इस देखिए आगे क्या है, सी जो है ए के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। ए, ए हमें पता है नहीं, ए की हमें कोई पोजीशन नहीं पता है, सी और ए इसको छोड़ दीजिए। ए जो है एफ और बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ ये रहा, एफ का पड़ोसी ए नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता ए, और बी के भी यहाँ पड़ोसी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे। तो ए की देखिए पोजीशन हमें ए की मिलेगी, ए यहीं पर हो सकता है, और कोई पोजीशन ही नहीं बनेगी ए की, तो ये बाकी हम काट देते हैं। ठीक है,
ये एक मिल गया। अब हम ए मिल गया तो ए से यहाँ की पोजीशन निकालते थे। सी ए के बाएं और चौथे स्थान पर, ए का बायां किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा तो बायां इधर होगा चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथे स्थान पर कहाँ है, सी बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ई जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है बी का, ई इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, और जगह क्या बची ई के लिए, ई के लिए अब यही जगह एक बची कि ई यहीं पर होगा। ठीक है, जी डी के दाईं ओर, जी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो जी के दाएं ओर, जी जो है डी के दाएं ओर, तो डी का दायां इधर होगा, है ना, डी का दायां दूसरे स्थान पर जी बैठा हुआ है। तो ये देखिए, अब हमने ये सारी क्वेश्चन हो गई, कोई नहीं बचा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, एच के एकदम दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, एच के एकदम दाया, एच इधर है सेंटर की तरफ में, तो दाया ये होगा, है ना, दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, एकदम ई बैठा हुआ है। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है, वो होती है ज्वारीय मात्रा, टिडल वॉल्यूम। और अवशिष्ट आयतन क्या होता है कि जितनी हवा ली गई और उस जो छोड़ी गई उसके बीच का अंतर जो है अवशिष्ट होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा हवा ली गई और कम छोड़ी गई तो उसके बीच जो अंतर आएगा वो अवशिष्ट आयतन होगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। देखिए इसमें असंगत जो हो रहा है, देखिए ये जो है ये प्लस बना हुआ है ना, यहाँ पे भी प्लस बना हुआ है, यहाँ पे भी प्लस बना हुआ है, और यहाँ पे जो हो रहा है ये क्रॉस बना हुआ है, तो ये एक असंगत हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10.98 गुणा 10.98 प्लस 10.98 के प्लस 0.02 गुणा 0.02 एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम 10.98 को अगर ए मान ले तो क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, है ना, ये भी ए की गुणा के से हो जाएगी, और इसको मान ले हम बी, तो बी की गुणा बी से हो जाएगी, ये कैपिटल ए कर देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है कि ये जो है हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, बीच में क्या होता है प्लस का 2 ए बी। ठीक है, अब ये के की जो वैल्यू है ये देखिए ये ए तो ये हमारा हैगा, तो क्या बचा, ये ए तो कॉमन हो गया, ये 2 बी, के की वैल्यू आ रही है 2 बी, के बराबर क्या हो जाएगा 2 बी के, है ना। तो बी की वैल्यू कितनी मानी हमने, बी की मानी थी 0.02, तो के का मान कितना हो जाएगा 0.04, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसमें त्रिभुज कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो इसमें 10 है, 10 इसमें मिलेंगे, 10 इसमें मिलेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए, 10 10 20 10 30, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। असंगत चुना, देखिए ए ई का नंबर होता है 5, टी का होता है 20, एन का नंबर होता है 4 और 14, डी का होता है 4, आर का नंबर होता है 18, एम का नंबर होता है 13, एच का नंबर 8, टी का नंबर होता है 20, आई का नंबर होता है 9, जी का नंबर होता है 7, क्यू का नंबर होता है 17, आई का नंबर होता है 9। तो देखिए मैं जो है 14 14 और 5 और 14 को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, ये 19 आएगा, 19 में एक को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा हमारा, इसके बराबर हो जाएगी वैल्यू, है ना। सेम इसमें भी करें, 14 4 और 13 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 17, 17 में एक जोड़ देंगे इसके बराबर हो जाएगा।
ठीक है, यही इसमें करें। 8 और 9, 8 और 9 कितना होता है, ये होता है 17। 17 में यहाँ देखिए, यहाँ 3 जोड़ा हुआ है, तब जाके इसकी वैल्यू हो रही है 20। चेक करते हैं इसमें क्या बन रहा है रिलेशन। 9 है, 9 और 7 और 9, 7 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 में 1 को जोड़ देंगे, ये इसकी वैल्यू के बराबर आ गया। तो हमारा बाकी तीन में +1 हो रहा है, और इसमें केवल जो हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है, तो ये बैठ रहा है कॉम्बिनेशन। तो अलग क्या हो गया, अलग हो गया ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। 144 ये है 12 का स्क्वायर, 324 ये है 18 का स्क्वायर, 100 ये है 10 का स्क्वायर, 290 ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है, r बराबर होता है 2f, है ना। r की वैल्यू हमें मिली है 24, पूछा गया है फोकस की दूरी को, तो निकाल लेंगे ये, 2 से इसे भाग करेंगे, 12 बार में चला जाएगा, तो फोकस आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश के लिए की जाती है, वो की जाती है 5 वर्ष के लिए, है ना। और राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु कितनी होती है, वो होती है 35 वर्ष। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। दूसरा जो है लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, है ना, विधानसभा, इसमें इसके लिए मिनिमम आयु की कितनी होती है, वो होती है 25 वर्ष। और इसके अलावा राज्यसभा, राज्यसभा या विधान परिषद, परिषद, इसके लिए जो मिनिमम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। 16 एंड 34, 334, ये 668, 1336, देखिए क्लियरली दिख रहा है, ये तो इसका 2 गुना है। इसको चेक करें, ये है 14, ये भी 2 गुना हो रहा है, और 8 दूनी 16, 6 और ये भी 2 गुना हो रहा है। तो सीरीज क्यों नहीं 2 गुना होता जा रहा है पहले का, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72 और 13 दूनी 26, क्या हो जाएगा 26 72। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है, वो है सुक्रोज। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, रक्त की शर्करा, रक्त की शर्करा। फ्रक्टोज क्या है, ये फलों की शर्करा है। गैलेक्टोज दूध की शर्करा। ठीक है, और ये ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये जो है तीनों जो है ये मोनोसेकेराइड्स हैं, सेकेराइड्स। ठीक है, और जो है डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स इन्हीं के दोनों का जोड़ा होता है ना, ये सिंगल हो गया, और जोड़ में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो डाइसेकेराइड हो जाएगा, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सेकेराइड हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना, ये भी जो है सेकेराइड्स हो जाएगा। अब देखिए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को ही लैक्टोज बोलते हैं, लैक्टोज। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को ही जो है ये सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज। आप इसको भी याद रखिए। और जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को बोला जाता है माल्टोज, माल्टोज। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। और जो है गैलेक्टोज ये दूध में पाया जाता है, फ्रक्टोज फल में पाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज रक्त में पाया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो पाया जाता है गाजर में। इसको आप याद रखिए, संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलेगा, टमाटर में भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। देखिए 15 और 75 को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, है ना। 18 और 90 को जोड़ देंगे 108 आ जाएगा। तो 21 और 105 को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 126। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर आयताकार प्लॉट में चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है। ठीक है, आयताकार प्लॉट बना लेते हैं। ये आयताकार प्लॉट हो गया। ठीक है, हमने इसकी लंबाई को मान लिया कि वो ए है, लंबाई ए है और चौड़ाई जो है बी है। ठीक है, और जो है उसके अंदर 2 मीटर चौड़ा है ना, तो 2 मीटर चौड़ा क्या होगा, यहाँ से उसे ही बना लेते हैं 2 मीटर चौड़े को। ये जो है 2 मीटर चौड़ा जो है रास्ता बनाया गया है। ठीक है, इसकी इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। यहाँ से भी 2 मीटर हो जाएगा, इधर से भी 2 मीटर हो जाएगा और इधर से भी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्लॉट का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। तो हमने ए माना है, बी माना है, ए और बी जो है ये क्षेत्रफल हो गया। इसकी वैल्यू दी है 96 वर्ग मीटर। निर्माण की लागत 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। निर्माण का कुल लागत ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमने ये बाहरी भुजा को मान लिया कि वो ए है, तो अंदर की भुजा देखिए 2-2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी ना, 2 सेंटीमीटर ये है, 2 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, अंदर वाला क्षेत्रफल, अंदर वाली जो ये भुजा हो जाएगी ए माइनस 4 हो जाएगी। ऐसे ही जो अंदर वाली ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बी माइनस 4। ठीक है, अब जो है हमें एरिया चाहिए, है ना, इस वाले पोर्शन का एरिया चाहिए। तो कैसे निकलेगा, इस बड़े वाले एरिया में से हम जब छोटे वाले इस वाले एरिया को घटा देंगे तो हमें तो ये अंदर वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा एरिया क्या हो गया, ए गुणा बी। जो है अंदर वाले एरिया से घटा देंगे, क्या है भुजा उसकी, ए माइनस 4 गुणा ए माइनस बी माइनस 4, है ना। तो ये हमें एरिया कौन सा मिलेगा, ये अंदर वाला मिलेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। ए बी हो गया, इसको खोलेंगे तो ये ब्रैकेट, इसको हम माइनस को बाहर ही रखते हैं ना, ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ए की ए सी की बी से गुणा हो जाएगी, ए बी हो जाएगा, ए की इससे गुणा होगी माइनस का 4 ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे होगी तो माइनस का 4 भी हो जाएगा। इसकी माइनस की वाले की माइनस से गुणा होगी तो ये प्लस का हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो क्या होगा, ए बी ये माइनस हो जाएगा, ए बी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4 ए, ये भी प्लस हो जाएगा 4 बी और ये माइनस हो जाएगा 16। ठीक है, देखिए ए से ए कट जाएगा। ठीक है, और जो है ए जो है ये ए 4 बी, तो कॉमन ले ले, ए प्लस बी माइनस आया 16। अब देखिए हमें जो है इनकी जो है भुजाओं की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम इसकी जो है वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि इनकी दोनों भुजाओं का योग कितना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डाटा जो है इनसफिशिएंट है, डाटा अपर्याप्त है, हमें इसकी भुजा की लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 100 है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 4 और 9 है। ये पहला और दूसरा हो गया 4 और 9। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। तीसरी इधर लिख लेते हैं, ये 3 और 4 है। दूसरी संख्या पता करें।
जैसे दूसरी संख्या कॉमन है, दोनों में अलग अलग रेशो आ रहा है, तो इसे एक कर लेंगे। कैसे होगा, इसमें 3 की गुणा कर दे तो ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 की गुणा हो जाएगी। तो वैल्यू क्या है, 4 9, ये 4 3 12, तो हम यही लिख लेते हैं, ये 12 रेशो आया 4 9 12 का। ठीक है, और तीनों संख्याओं का योग जो है 100 है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम ये रेशो है तो x ले लेते हैं ना, इसे इसको जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, 4 9 13 और 12, 12x योग हो गया, ये 12 और 25x है ना, 4 9 13 और 12 25x, ये इसका योग हो गया। योग की वैल्यू कितनी दी है, 100, बराबर हो जाएगा 100 के। 25 से हम काट देंगे, ये 4 बार में चला जाएगा, x की वैल्यू आई 4। ठीक है, पूछा गया है दूसरी संख्या ज्ञात की। दूसरी संख्या है 9x, x की वैल्यू है 4, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 1/√2 है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, ये इस तरह का त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये जो है एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और इसकी भुजाओं का अनुपात 1:1:2 दिया है, तो एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, और 2 √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है ना, इसकी वैल्यू होगी √2। एक एंगल होगा, ए इधर होगा या ए इधर बी होगा ना, कोई इधर भी फर्क पड़ता है ना, इधर भी हो सकता है या बी इधर हो सकता है, तो उससे कोई वैल्यू का कोई पता नहीं चलेगा। हमने मान लिया कि ए इधर है और बी इधर है। ठीक है, पूछा क्या गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। ठीक है, अब इसमें आइए, है ना, देखिए इसमें जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180। तो ए प्लस बी प्लस 90, तीसरा तो 90 बराबर हो गया 180 के। तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा, 90 उधर चला जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ए प्लस बी का मान यहाँ रख देंगे 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है, ये होता है 0। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि आप कोस ए का मान आप यहाँ से उठा के रख सकते हैं ना। अब मैंने इसे माना है को एक एंगल माना है, तो यहाँ से निकलेगा कोस ए का मान। कोस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार 1 है और कर्ण 2 है, तो कोस ए का मान आएगा 1/√2। ठीक है, कोस बी ये है ना, जिसके साथ एंगल जुड़ा रहता है वो उसका एक साइड आधार होता है, एक कर्ण होता है ना। बड़ी भुजा में पता है कर्ण नहीं होती, तो आधार इसका ही हो जाएगा, ये भी हो गया 1/√2 माइनस साइन ए। ए इधर है तो क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, लंब बटा आधार, 1√2 ये भी आएगा। ठीक है, और ये साइन बी इधर, साइन बी में लंब क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल जुड़ा तो उसके सामने वाला लंब हो जाता है, तो 1/√2, 1/√2। देखिए दोनों चार दोनों ही समान है, तो ये कट जाएगा और आंसर आएगा 0। इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि क्या बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए, अंडर रूट में 0.01 है, प्लस अंडर रूट उसके अंडर रूट में भी 0.0225 है। देखिए, हम पहले इस वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये दशमलव हटा दे तो नीचे कितनी जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगी। अलग से लिख लेते हैं, 225 बटे में 4 जीरो आ जाएगी, ये 4 जीरो हो गई। अब इसका अंडर रूट निकाले तो ये कितना होगा, ये 15 का स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो ये आया 100। ठीक है, अब इस पूरे की वैल्यू आई 100, है ना। अब इसमें रखते हैं ना, ये हो गया 0.01 प्लस 15/100। इसके भी दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगी 2 जीरो, है ना। नीचे हमारा जो है एलसीएम एक ही आ जाएगा 100, ऊपर जो है ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 और 1 16। इसके ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर, नीचे 10 का स्क्वायर, इसको भाग कर देंगे, आएगा 0.4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होता है।
देखिए साधारण वाला यानी कि जो है ये इंटरेस्ट आया हुआ है, इंटरेस्ट यानी टोटल इंटरेस्ट, तो ये 600 रुपये दिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट दिया है 600 रुपये। टोटल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है टाइम गुणा रेट ऑफ है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये टाइम टाइम कितना हो गया 10 वर्ष। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको आर लीजिए, परसेंट में लिख लीजिए, ये बराबर हो गया 600 के। तो यहाँ से इसे 10 से भाग करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 600, रेट परसेंटेज नहीं पता चला हमें, उस रेट की वैल्यू आ गई 600। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है, तो मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो गया, और 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा। तो पहले फर्स्ट 5 ईयर है ना, तो सेम जो है इंटरेस्ट रहा होगा है ना, तो इंटरेस्ट हमें 1 साल का मिला है ये 60, तो 60 गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद जो है मूलधन को 3 गुना कर दिया गया है ना, 3 गुना कर दिया गया, तो क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट होगा वो भी जो है सेम उसी तरह 3 गुना हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा 60 का 180 हो जाएगा 3 गुना। ठीक है, तो अब ये अगले 5 साल के लिए हो गया। तो अब टोटल इंटरेस्ट कितना होगी, जोड़ देंगे, 6 पंचे 30 और 18 पंचे 90, 9 3 12, 9 और 3 12, तो क्या हो जाएगा हमारा 1200 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप समझ गए ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेट को चेंज नहीं किया गया, रेट वही है, बस मूलधन को बढ़ा दिया गया। मूलधन को दुगना करेंगे तो रेट भी हमारा दुगना हो जाएगा, 3 गुना किया यहाँ पे तो जो है ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, और 5 साल के लिए कहा है, तो अगले 5 साल के लिए 5 से हम गुणा कर देंगे, तो हमें 5 साल के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल अभिक्रिया के एक प्रकार को सही ढंग से व्यक्त करता है। अमोनियम सल्फेट है ना, NH4SO4, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो गया। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे, ये SO4 जो है शिफ्ट हो गया, ये पहले अमोनियम के साथ था और अब ये बेरियम के साथ शिफ्ट हो गया है ना, और क्लोरीन जो है ये इसके साथ शिफ्ट हो गया, तो इसमें क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ है, इसमें एक और रिएक्शन हो रहा है कि ये जो है ये एक्वा सोल्यूशन होता है और ये बनाता है एक सॉलिड पार्ट है ना, ठोस बनाता है, ये BaSO4 ठोस पार्ट बना, इसे जिसे बोलते हैं व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी होता है ये। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि जो है एक सॉलिड पार्ट जब बनता है तो बोलता है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, तो हमारा इसमें जो है डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, तो एक ही रिएक्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है, वो रखा गया समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है, वो है सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्प्स डैश के लिए प्रसिद्ध है, वो है तैराकी के लिए। नेक्स्ट, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, डिटर्जेंट जो होता है ये साबुन रहित साबुन होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, ऐसा क्यों कहते हैं कि साबुन रहित साबुन होता है, क्योंकि साबुन के जैसा ही गुण रखता है ना, साबुन के समान गुण, लेकिन घटक अलग होता है, घटक अलग होता है, अलग
होता है, इसलिए जो है इसे साबुन रहित साबुन बोला जाता है। आप इसको याद रखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पार्ट 1 के 1 से लेके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजो जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि जो है मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, ये टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा हूँ तो सिर्फ उसी के लिए मैं जो है उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर को देखूँ। नहीं, आप सभी रेलवे के सभी एग्जाम को देखिए ताकि आपको डेप्थ का पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस किस टॉपिक से, और आपको ताकि पता चले आप किस स्तर की आपको तैयारी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।